नमस्कार बच्चों। हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर द मुग़ल एम्पायर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हु वर द मुगल्स, मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स एंड मुग़ल एम्परर्स, मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स तक पढ़ लिया था। आज हम मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन से स्टार्ट करेंगे। The Mughal did not believe in the rule of primogeniture, where the eldest son inherit his father's estate. They followed the Mughal and the Timurid customs of copper-sandry inheritance, or a division of the inheritance amongst all the sons. यानी जो मुग़ल थे वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि जो बड़ा बेटा है वो उत्तराधिकारी बने। ठीक है, उनका क्या था कि वो तैमूरियत और जो मुग़ल जो प्रथा थी उसको फॉलो करते थे, जिसमें कि सभी में वो जो सत्ता है, जो अधिकार हैं, वो पूरी तरह से बांट दिए जाते थे। आगे बढ़ेंगे। मुग़ल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। द मुग़ल रूलर्स campaigned constantly against the rulers who refused to accept their authority. But the Mughals became powerful. Many other rulers like Rajput joined them voluntarily. Many Rajput married their daughters into Mughal families to gain high positions. देखिए, जो मुग़ल रूलर थे, उन्होंने अपने जो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे, और जो उस समय वो बहुत पावर में आ गए थे, और जो उनकी पावर को या उनके रूल को एक्सेप्ट नहीं करता था तो उनको आक्रमण करते थे। और मुग़ल इस समय काफ़ी पावरफुल थे, तो बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने उनकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर ली उनकी अधीनता। जैसे कई सारे जो राजपूत थे उन्होंने मुग़ल घराने में अपनी बेटियों और अपनी सिस्टर्स की शादी की, और जो उच्च पद हैं वो उन्होंने प्राप्त किए। काफ़ी जो और रूलर्स से उन्होंने इसका विरोध भी किया था। बट द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुग़ल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वंस डिफीटेड, हाउएवर, दे वर ऑनरेबल ट्रीटेड बाय द मुग़ल, गिवन बैक देयर लैंड वतन एंड असाइनमेंट वतन जागीर। जैसे राजपूत थे जो सिसोदिया, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो मुग़ल थे उनके साथ स्ट्रगल किया, लेकिन जब वो डिफीट हुए मुग़लों से तो मुग़लों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको अपमानित नहीं किया, और उनकी जो वतन जो जागीरें हैं वो वापस कर दी। तो यानी डिफीट किए लेकिन उनको इंसल्ट नहीं किया। तो इस वजह से क्या हुआ कि उनके ईगो हर्ट नहीं हुआ, और फिर इस तरह से जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने उनकी आधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ऐसा बैलेंस बनाना हमेशा मुमकिन नहीं था। शिवाजी के केस में ऐसा नहीं हुआ था। शिवाजी के केस में क्या था कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया, उनको इंसल्ट किया, और उसके बाद क्या परिणाम हुए उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, but it provided difficult to keep this balance always, which led to शिवाजी's rebellion। समझ में आगे बढ़ा आपने? आगे बढ़ते हैं। तो मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। विद द एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट regions of the Mughal Empire, they recruited diverse bodies of people. The empire that started with a smaller Turkish nobles, Turanis, expanded to include Iranis, Indian Muslims, Afghan, Rajputs, Marathas, and other groups. People who joined Mughal services were enrolled as Mansabdar. The term Mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. It was grading system used by the Mughals to fix first rank, second salary, and third is military responsibilities। यानी कि जो पोस्ट दी जाती थी उस टाइम पर इसके विस्तार के लिए, जिसमें तुरानी भी आ गए थे, फिर ईरानी, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठा और भी अदर ग्रुप थे। तो इन सबको जो ऊंची पोस्ट दी जाती थी मनसबदार जिन्हें कहा जाता था, इनको पूरा एक मनसब दिया जाता था, जिसका मतलब होता था एक पोजीशन और रैंक। ठीक है,
जिसमें इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी उनके ग्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले रैंक, सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, ये इनके फिक्स किए गए थे। सो रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। द हायर द जात, the more prestigious was the noble's position in court, and the larger his salary. The Mansabdar's military responsibility required him to maintain a specific number of सवार और काफरीमैन। इनकी जो रैंक और जो सैलरी दी जाती थी वो जात पर डिपेंड करती थी। ठीक है, जात समझते हैं आप? जिसकी जात की नंबर ज़्यादा होंगे उसको जो कोर्ट है उसमें ज़्यादा सम्मान मिलेगा, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा होती थी और उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो इसके अलावा जितने मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी मनसबदारों को, तो उसी के हिसाब से उन्हें काफरीमैन जो घुड़सवार होते हैं वो रखने पड़ते थे। ठीक है, सो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. The revenue collected for them by their servants. Okay, so in Akbar's region, these jagirs were carefully assessed so that their revenue, any collected from the subject, were roughly equal to the salary of the mansabdar. But in Aurangzeb's time, these jagirs were not carefully assessed, and this was a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. Many jagirdars try to extract as much as revenue as possible whenever they get a jagir. Okay. Jab and Jamidars. The main source of income of Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry, यानी जो किसानों से जो पैदावार होती थी उस पर जो लगान या रेवेन्यू या कर लगाया जाता था वही इनकम का मेन सोर्स होता था उस समय। सो इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पे टैक्सेस थ्रू द रूलर एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल chieftains. In the Mughal Empire, zamindar is a term used to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftain. यानी एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे जमींदार का, वो सभी ये इंटरमीडिएटरी जो काम होते थे वो करते थे। वो गांव का मुखिया भी हो सकता था या कोई बहुत बड़ा ताकतवर या पावरफुल और कोई पद का व्यक्ति हो सकता था। सो अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yield, prices and areas cultivated for a 10 years period. 1570 to 1580 tax was fixed on each crop in cash. जो टोडरमल थे रेवेन्यू मिनिस्टर अकबर के, तो उन्होंने बहुत ही केयरफुली सर्वे किया क्रॉप्स का, खेतों का, उनके प्राइसेस का, कितना एरिया कल्टीवेट किया जाता है 10 ईयर्स के ड्यूरेशन का, यानी 1570 से 1580 के बीच में। और उसके बाद को टैक्स फिक्स किया गया हर एक क्रॉप के लिए कैश में। ओके, ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Jabd. So Jabd system was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep very carefully accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. Okay? आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे a closer look Akbar's policies. About features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, the Akbarnama, in particular in the last volume of the book named Ain Akbari. Abul Fazl, through his writings, explained that the empire was divided into provinces called Subas, governed by Subedars who carried out both political and military functions, and each province also had a financial officer or diwan. For the maintenance of peace,
an order in his province, the Subedar was supported by other officers such as the military paymasters, bakshish बोलते थे, and the minister in charge of religious and charitable patronage, sub, and military commanders Fauzdars and the town police commanders Kotwal. Akbar's nobles commanded large armies and had assessed a large amount of revenue. यानी इस जो अबुल फजल थे ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे अकबर के, जिन्होंने इनका रूल के बारे में काफ़ी लिखा, और अकबरनामा नाम से बुक थी, तो उसमें काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। आईन अकबरी में लिखा है कि किस तरह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, किस तरह सेना या मिलिट्री या इनका जो राजस्व था, इनका जो साम्राज्य था, उसकी क्या ज्योग्राफी थी, तो उस सब के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, किस तरह की क्रॉप प्रोडक्शन होता था, तो ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं आईन अकबरी में। अकबर एंड रिलीजन। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulema, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrian. So these discussions took place in the Ibadat Khana. Akbar realized that religion scholars who emphasized ritual and dogmas were often bigots. Their teaching created divisions in the disharmony among his subjects. Thus, Akbar accepted the idea of सुलेकुल और यूनिवर्सल पीस। यानी जो अकबर ने जो सुलेकुल का जो आइडिया था उसे एक्सेप्ट किया। और क्यों? क्योंकि इसमें ये था कि इसमें सभी धर्मों के जो अलग अलग जो फॉलोअर्स थे उसमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। यानी कि जो भी किसी भी धर्म के लोग हैं वो यहाँ पर न्याय और शांति और सच्चाई के साथ रह सकते थे। ठीक है, तो ये सुलेकुल का जो विचार था, जो आइडिया था, ये इसमें जो है अकबर को भारत में शासन प्रशासन करने के लिए काफ़ी मदद की। यहाँ पर अकबर को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिला। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religion in his realm, okay? But it focused on a system of ethics, जैसे honesty, justice, peace, मैंने बताया भी आपको। So Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of Sulekul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan also. The Mughal Empire in the 17th century and after. The administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. So, international travelers described a state of poverty that existed side by side with the greatest opulence in our country. Documents from the 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking Mansabdars were only 445 in number out of total of 8,000. But this small number of Mansabdars enjoyed 61.5% of the total estimated revenue. ठीक है, so the Mughal emperors and their Mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expenditure benefited the artisans and the peasantry who supplied them with goods and produce. The huge scale of the revenue collection from the primary producer, the peasant and the artisan left very little for them to invest. यानी कि उस टाइम पर जो शिल्पकार होते थे या किसान होते थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचता था। किनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता था? जो ट्रेडर होते थे, जो महाजन होते थे, उनको ज़्यादा उस समय
फ़ायदा हुआ करता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो निचले स्तर के लोग थे वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, तो इस वजह से उन्हें उतना फ़ायदा नहीं होता था, उन्हें तो केवल अपना पेट पालना ही मुश्किल होता था। ठीक है, सो कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स, द पुअर पीजेंट्स कुड नॉट इन्वेस्ट इन एडिशनल रिसोर्सेज जैसे टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। द वेल्दियर peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world. So the enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. यानी कि कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा धन और दौलत पहुंच गए थे कि वो 17th सेंचुरी के जो लास्ट ईयर्स थे वो उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, और जैसे जैसे मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को ही सम्राट घोषित कर दिया। जैसे मैं बता दूं कि विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर देयर सर्वेंट्स इमर्ज एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर्स इन सम रीजन। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो इस तरह से हैदराबाद और अवध जैसे जो प्रोविंस थे उन पर जो नए नए जो डायनेस्टीज थी उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, है ना। तो इस तरह से चीज़ें बदलती रहीं। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।